तो सबसे पहले बात बाल मुकुंद आचार्य की करते हैं। यूं तो वो मेरे सर पर सियासत का कोई ताज नहीं, लेकिन मेरा संघर्ष किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यही कहते कहते बाल मुकुंद आचार्य ऐसे नेता बन गए जो आए दिन सुर्खियों में जगमगाते रहते हैं। इस बार उनके एक वायरल वीडियो पर खासा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको पूरा मामला समझाते हैं इस रिपोर्ट में। के तिरंगे को रुमाल की तरह काम में ले रहे हो। तिरंगा रैली निकाल दो, शर्म नहीं आती? बाल मुकुंदाचार्य पर बरसी कांग्रेस, तिरंगे से पसीना पोंछने का लगाया आरोप। तिरंगे को पसीने के लिए पहुंचने का अगर आपने कृत्य किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी पार्टी से निकाल करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई सीख दे। बाल मुकुंदाचार्य का पलटवार, काट छांट कर चलाया जा रहा वीडियो बहाना कांग्रेस निशाना। सियासत मुद्दों से नहीं बल्कि बयानों और तस्वीरों से भी अपनी दिशा तय करती है। ऐसी ही एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश की राजधानी जयपुर में निकाली गई एक यात्रा से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तिरंगा यात्रा में बाल मुकुंदाचार्य ने तिरंगे से पसीना पोंछा। वायरल वीडियो के बहाने प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। हवा महल के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंदाचार्य कैसा अपना आचरण दिखा रहे, देश के तिरंगे को रुमाल की तरह काम में ले रहे और बार बार पसीना पहुंच करके अपने किसी साथी को दे रहे। मैं सीधा शहर कांग्रेस का अध्यक्ष आरोप लगा रहा हूं कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कुरैशी और भूमिका सिंह दोनों भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, देश के संविधान को रिप्रेजेंट कर रही थी, सेना को रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत के स्वाभिमान शौर्य और बलिदान को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो आवाज थी हिंदुस्तान की, बेटी की, हिंदुस्तान की। इसीलिए हाईकोर्ट बीच में आके कह रहा है कि संविधान को चैलेंज किया गया है। अब मंत्री को बर्खास्त कर दो, उसके बाद निकाल लो तिरंगा रैली। और कांग्रेस के वार पर बाल मुकुंदाचार्य ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के संस्कारों में और तिरंगे का अपमान सोच से भी परे। उन्होंने कहा कि दुपट्टा 3 रंग का था, लेकिन तिरंगा नहीं। छात्र छात्राएं इस पार्टी का झंडा 3 रंग और 3 पर एक उनका पंजा, क्या उसे तिरंगा मानेंगे? कोई भी उस रंग से जुड़ा हुआ कपड़ा क्या तिरंगा मानेंगे? तिरंगा कहते हैं जिस पर अशोक चक्र होता है, तिरंगा उसे कहते हैं। बाल मुकुंदाचार्य का तर्क अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अपनी हरकतों या बयानों के जरिए पार्टी को सांसद में डाला है। इससे पहले हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जौहरी बाजार में एक मस्जिद के सामने जाकर भी उन्होंने नारेबाजी की थी। साथ ही मुसलमानों को लेकर लगातार उनके बयान से बीजेपी हलकान होती रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। मार्च 2010 से पहले के व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। 20,000 वाहनों के पंजीयन निरस्त करेगा जयपुर आरटीओ। तकरीबन 14,000 गुड्स व्हीकल, 6,000 पैसेंजर व्हीकल बाहर होंगे। एनजीटी के निर्देश पर कमर्शियल वाहन चल सकते हैं। केवल 15 साल ही नॉन अटेनमेंट सिटी में 15 साल ही ये कमर्शियल व्हीकल चल सकते हैं। नॉन अटेनमेंट सिटी वो जहां पर वायु प्रदूषण पहुंच चुका है मानकों से ज्यादा। प्रदेश में जयपुर समेत 5 शहर आते हैं इस कैटेगरी में। और देश की अगर बात करते हैं तो 131। ऐसे में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के पंजीयन निरस्त होंगे। परिवहन उड़न दस्तों को ऐसे वाहनों को सीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
जयपुर की धान मंडी इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़े के बाद जो तनाव फैला वो फिलहाल शांत हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली, साथ ही भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गलत ढंग से लाइसेंस लेकर काबिज अवैध व्यवसायियों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए गए। धान मंडी में दो गुटों में तलवारबाजी का मामला। पुलिस और प्रशासन की समझाइश से बनी बात। व्यापारियों ने खोली दुकानें, कार्रवाई का मिला भरोसा। उदयपुर के धान मंडी इलाके में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थानीय लोग आग बबूला थे। विरोध में बाजार बंद किए गए, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की समझाइश के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। किसी अपने हिंदू परिवार के सदस्यों को या मारा गया तो यहाँ के जानकारी ली और सबसे पूछा, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई एक 10 रुपए के नींबू के चक्कर से ये इतनी बड़ी घटना कारित हो गई। 10 रुपए के नींबू के चक्कर से उन्होंने कहा 10 रुपए के नींबू नहीं, आप इस तरह से कुछ बता रहे थे कि भाई वो करो, तो समझाने के बाद चले गए। उसके बाद में वापस 10 से 12 जने अगर कोई पत्थर, हाथ में पत्थर और लठ और तलवारें लेके, सरिये लेके आते हैं, जैसे कि हमने खुद ने भी वीडियो न्यूज़ चैनल में वीडियो में देखा, जिस तरह से वो 8-10 जने आए और आते ही मारा। गुरुवार रात नींबू के विवाद में कुछ लड़कों ने सब्जी विक्रेता सत्यवीर पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इलाके का माहौल खराब हो गया। तलवारबाजी और आगजनी भी हुई। हालात काबू करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। परिवादी पक्ष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। जो इसी दौरान पीछे से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो सब्जी मंडी में 1-2 गुमटी थी सब्जी की, उसकी आग लगा दी। एसएमबी मौके पर पहुंचा, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके और आसपास साधनों से जो गुमटी की आग लगी थी उसको बुझाया गया और मौके से भीड़ को तितर-बितर किया गया। आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और थाना अधिकारियों को तैनात किया गया। जो आरोपी थे उनको नामजद किया गया। उनमें से एक आरोपी को तुरंत हमने भी डिटेन कर लिया। उससे पूछताछ कर शेष आरोपियों को भी नामजद करके और उनको डिटेन करने का, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला धान मंडी थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता सत्यवीर की दुकान से कुछ लड़के सब्जी खरीदने आए थे। यहाँ किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। आपसी बहस हाथापाई में बदल गई। इस दौरान सब्जी खरीदने आए लड़कों ने सत्यवीर की दुकान पर पत्थर फेंका और भाग गए। इसको लेकर सत्यवीर ने धान मंडी थाने में रिपोर्ट दी और वो वापस दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद सत्यवीर अपना काम करने लगा। इस बीच रात 10 बजे अचानक 4 से 5 लड़के तलवार और डंडा लेकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 10 रुपए के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर बाटे बरसाया हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आ गए, हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में। हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ यही 10 बजे 9:30 10 बजी थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। इस बीच हमलावरों का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश युवक दुकानदार पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं तलवार के हमले से सत्यवीर घायल हो गया। आनन फानन में उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और मोहन भागवत से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल अपडेट अपने दर्शकों को दे दी कि मोहन भागवत जयपुर पहुंच गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मोहन भागवत। भारती भवन में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 9:30 बजे रविनाथ आश्रम जाएंगे। दोपहर बाद निजी कार्यक्रम के लिए पुष्कर रवाना होंगे। तो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, जो कि जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं और
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। भागवत रात्रि विश्राम भारतीय भवन में करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है वो अपने दर्शकों को बता दें कि 9:30 बजे हरमाड़ा के रविनाथ आश्रम जाएंगे और दोपहर बाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुष्कर रवाना होंगे। फिर वापस उन्हें शाम को जयपुर ही लौटना है। तो ये कुल मिलाकर 3 दिन का दौरा है। प्रदेश के कार्मिक विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कर्मचारी की छुट्टियों पर जो रोक लगी थी आखिरकार वो हट गई है। आपातकालीन स्थिति में 8 मई को रोक लगाई गई थी। कार्मिक विभाग ने अब इस बाबत आदेश जारी करते हुए ये जानकारी दी कि छुट्टियों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। ये जाहिर तौर पर तमाम कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर कही जा सकती है। आपातकालीन स्थिति बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, लिहाजा तमाम कार्मिकों को छुट्टी पर न जाने का फैसला लिया गया था। उनकी छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी और अब इस रोक को हटा लिया गया है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा थाना इलाके की बनास नदी पर अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम और बजरी माफियाओं के बीच झड़प हो गई और यह झड़प काफी हिंसक रही। बजरी माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला बोला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद बजरी माफियाओं ने पुलिस के एक निजी वाहन को आग लगा दी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मरेगा फिर मर गया। अवैध खनन रोकने गई पुलिस पर हमला, जिसमें ये विरोध कर पुलिस के निजी वाहन में लगाई आग। ट्रैक्टर चालक की मौत के बाद भड़के बजरी माफिया। गुरुवार रात करीब 12 बजे पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ एक्शन लिया तो अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद बजरी माफिया आक्रामक हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। एक निजी वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव है। मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालांकि गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही थाने पर भी विरोध जताया। नाराज ग्रामीण आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बनास में अच्छा सादा बोल रहे थे, उसमें 5 आदमी थे। देवड़िया निकली एक बड़ा गाँव से घुसी। वो स्टार्टिंग में बनास में ट्रैक्टर घुसते वो ड्राइवर उतरा नहीं, उसके पर लड़ते पड़े। उसके लड़ने के बाद में वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद में ट्रैक्टर साइड में उतर गया। उतरने के बाद फिर एक लड़ते यहाँ पड़ गए उसके। दरअसल पुलिस और बजरी माफिया के बीच गुरुवार रात उस वक्त झड़प हुई जब पुलिस बनास नदी की डिडायत रपट पर अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए गई थी। क्या है पूरा मामला? पुलिस ने खनन कर रहे माफिया को रोकने के लिए लाठी भांजना शुरू किया, जिससे एक ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की मारपीट में ट्रैक्टर चालक की मौत के बाद बजरी माफिया उग्र हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। चारों तरफ से पथराव होने के बाद पुलिस वालों ने बनास नदी से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस जैसे तैसे बचाकर भागी और चौथ का बरवाड़ा थाने आ गई। माफिया ने पुलिस के निजी वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस संघर्ष के दौरान पुलिसकर्मी मृतक ट्रैक्टर चालक के शव को उठा लेने में कामयाब हो गए। ट्रैक्टर लेके गया था गाँव। अच्छा अब ये क्या लेने गया, क्या हमने मालूम। अच्छा हाँ, वो वहाँ बैठा हुआ था, उसके सर एक किसने दी सरिया की? इसके सामने। फिर क्या हुआ? वहीं मर गया। अब पुलिस वाला क्या कर रहे हैं? पुलिस वाला तो कह रहे थे भाई पोस्टमार्टम को नहीं लिख रहे थे बिल्कुल। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि भाई ये खत्म मांग न्याय दुआ मांग। मृतक ट्रैक्टर चालक की शिनाख्त सुरज्ञान मीणा के तौर पर हुई। माहौल बेहद खराब है और वहीं पुलिस वालों का कहना है कि जो भी आरोपी होगा जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।
टीम का डिकॉय ऑपरेशन। अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण करते सेवानिवृत्त नर्स को पकड़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी भारती दीक्षित के निर्देश में एक्शन लिया गया। श्रीगंगानगर का दलाल राजीव कुमार पंजाब के अबोहर में भ्रूण लिंग परीक्षण करवाता है। दलाल राजीव के साथ गर्भवती महिला को अबोहर भेजा गया। रिटायर्ड नर्स शारदा ने 35,000 रुपए लिए महालक्ष्मी से और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ले जाकर ये परीक्षण किया गया है। मतलब महालक्ष्मी अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम है, जहां पर ले जाकर ये परीक्षण किया गया और अब इस मामले में ऑपरेशन चलाते हुए एक्शन लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीपी एनडीटी टीम का डिकॉय ऑपरेशन बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिटायर्ड नर्स शारदा जिसने 35,000 रुपए लिए, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। साथ ही दलाल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दरअसल यहां पर भ्रूण का परीक्षण होता था, लिंग परीक्षण यहां पर होता था और प्रशिक्षण करते हुए बकायदा रिटायर्ड नर्स को पकड़ लिया गया। जयपुर के बस्सी थाना पुलिस को लावारिस हालत में विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप मिलने के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रामजी लाल बलाई तुंगा के हाथीपुरा और कृष्ण कुमार मीणा दौसा के खानवास का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामजी लाल पिकअप वाहन को एस्कॉर्ट कर रहा था, तो वहीं कृष्ण कुमार उसी पिकअप पर खलासी के तौर पर काम करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विस्फोट क्षेत्र की अवैध खदानों में इस्तेमाल किए जाने थे। साथ ही जांच में पता चला कि दोनों आरोपी पिछले कई सालों से इस अवैध कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि 10 मई को पुलिस ने मोहनपुरा पुलिया के पास लावारिस हालत में एक पिकअप खड़ी जब्त की थी, जिसमें करीब 2000 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट भरा हुआ मिला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पिकअप बोलेरो पिकअप मोहनपुरा पुलिया बस्सी थाना इलाका बस्सी क्षेत्र में खड़ी हुई मिली, जिसको जाब्ता द्वारा चेक किया गया तो उसमें संदिग्ध कुछ मिला। उसके ड्राइवर और संचालक मौके पे थे नहीं, तो उसको पिकअप को चेक किया गया तो जिसके तहत उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कुछ संदिग्ध सामान मिला, जिसका कुल वजन लगभग 2075 kg थे, जिसके तहत उसमें 63 कार्टून और 10 प्लास्टिक कट्टों में ये अमोनियम नाइट्रेट था, जिसको थाना हजाब उपस्थित थाना लेके आए और इसके अंदर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज के दौरान अनुसंधान के दौरान 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए। बस्सी थाना पुलिस को लावारिस हालत में मिली विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामजीलाल पिकअप को एस्कॉर्ट कर रहा था, जबकि कृष्ण मीना पिकअप का खलासी बताया जा रहा है। हालांकि पिकअप चालक और पिकअप का जो मालिक है वो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि जो आरोपी हैं वो काफ़ी दिनों से यह कारोबार कर रहे थे और विस्फोटक सामग्री को आसपास की जो माइंस है वहाँ सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान। बस कांकाड़ी हिरण शिकार प्रकरण फिर सुर्खियों में आ गया है और इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, तो वहीं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में समय सीमा के भीतर अपील नहीं की गई। सरकार की ओर से फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई, जिस पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश सुना दिया है। अब यानी इस मामले में 28 जुलाई को सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ ही सुनवाई होगी। बता दें किसी भी मामले में अपील पेश करने के समय सीमा बीत जाने के बाद लीव टू अपील यानी कि अपील करने की इजाजत पेश की जाती है। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगने की जरूरत होती है। आज माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार की गर्ग की अदालत में सलमान खान
जिसमें सजा दी गई थी, तो अन्य अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तबू, नीलम और अन्य को बरी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील की गई थी, जिस पर आज सुनवाई थी, जिस पर माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार जी घर की अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर ट्रांसफर पिटीशन अलाउ के पश्चात जो सलमान खान की सजा की अपील है उसको भी साथ में संलग्न करने का आदेश दिया गया है, वो साथ में की जाएगी। उसके पश्चात दोनों प्रकरणों में 28 जुलाई को वास्ते बहस रखी गई, उस दिन दोनों प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सलमान खान को सजा के बाद में जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की गई थी, परंतु उसकी ट्रांसफर पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने पर उसका स्थानांतरण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कर दिया गया। जो आज विचाराधीन थी उसको भी साथ शामिल किए जाने का आदेश माननीय न्यायाधिपति मनोज। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है डीग से। आपको बताएं कि जहरीली गैस से युवक की मौत हो गई है। गटर साफ करते समय बताया जा रहा है कि युवक की जहरीली गैस बनने से मौत हो गई। 3 लोग भी घायल हुए हैं, उनकी स्थिति गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिडिल स्कूल की गली में गटर टैंक की सफाई कर रहे थे ये मजदूर कि इस दौरान गटर टैंक में नीचे उतरते ही जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे कि बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हो गई है। एक युवक की मौत और 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गटर में सफाई करते के दौरान जहरीली गैस की वजह से हादसा हुआ। अजमेर जिला स्पेशल टास्क फोर्स और गंज थाना पुलिस ने एक अवैध बांग्लादेशी को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई भी जारी है। अजमेर स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से अब तक 32 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। पूछताछ कर उन्हें डिटेंशन सेंटर के बाद बांग्लादेश बचाने की कार्रवाई भेजने की कार्रवाई की जा गई है। और बताया जा रहा है कि अजमेर गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने खुद ये बताया कि गंज थाना इलाके में एक और बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई है, जिसका नाम फूलजान है। नागफनी और जो सड़क वगैरह है, इधर जो बाबूगढ़ वगैरह है, इधर हमने सर्च का अभियान चला रखा था। इस दौरान एक महिला जिसका नाम फूलजान पुत्री अब्दुल कादर, ये बांग्लादेश की रहने वाली है, जो इसको संदिग्ध होने पर डिटेन किया गया था। बाद में पूछताछ के दौरान इसने स्वीकार किया कि बांग्लादेश की रहने वाली है और बहुत समय पूर्व ये यहाँ पर आ गई थी, तो कलकत्ता के किसी से शादी की थी। अब तक जो गंज थाना पुलिस के द्वारा 5 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उन पर निष्कासन की कार्रवाई की जा चुकी है। और जो हमारी जो टीम है, जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हिमांशु जांगड़ साहब और सीओ साहब लक्ष्मण राम जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। अब तक 32 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उनको निष्क्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है और ऐसे में आज पाली में भी गर्व और जोश का माहौल देखने को मिला, जहां पर एक शख्स की अनोखे ढंग में खास सम्मान की तस्वीरें सामने आई। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। पाली में देशभक्ति की उड़ान, आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, फाइटर जेट जैसी दिखी तिरंगा पतंग, सेना की बहादुर बेटियों की लगाई फोटो। पाली के बांगड़ कॉलेज मैदान में जैसे ही बीपी शर्मा ने एक विशेष पतंग उड़ाई, पूरा माहौल देशभक्ति की भावना से भर गया। इस पतंग पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बना था, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें थी। साथ ही लहराता हुआ तिरंगा इस ऑपरेशन की राष्ट्रीय सफलता का प्रतीक बन गया। आपको बता दें कि ये सिर्फ पतंग नहीं है, ये हमारे सैनिकों के साहस की उड़ान है। जैसे ही पतंग ने ऊंची उड़ान भरी, लोगों की निगाहें उसे निहारती रही। हर कोई इस दृश्य से भावुक था, कोई सलामी दे रहा था तो कोई भारत माता की जयकारे लगा रहा था। पाली में पतंग की इस अनोखी उड़ान ने साबित कर दिया कि देशभक्ति सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिल में है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता न केवल हमारे सैनिकों की बहादुरी की कहानी है, बल्कि आम नागरिकों के दिलों में उसकी छाप भी गहरी है। बीपी शर्मा जैसे लोगों के जरिए देशभक्ति को एक नई ऊंचाई मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। भारत के शत्रु देश पाकिस्तान का सहयोग करने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए पूरे देश ने तैयारी कर ली है। ये खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देशवासी अपने स्तर पर बायकॉट टर्की अभियान भी चला रहे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने टर्की से बनी गोल्ड ज्वेलरी का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है।
जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि हमारे देश के नागरिकों की हत्या करने वालों का साथ देने वाले देश कोई भी हो, वो हमारे दुश्मन है। उसको हम भारतीय सबक सिखाएंगे। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सभी स्वर्णकारों को संदेश दिया है कि अब तुर्की निर्मित ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। पूरे जोधपुर के जो ज्वेलर्स है उन्होंने आंदोलन छेड़ा है टर्की का बहिष्कार करने के लिए, टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार करने के लिए। देश में पिछले कुछ सालों से टर्की की ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिमांड थी। हम उसको इग्नोर करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि केवल जोधपुर ही नहीं, पूरे देश के अंदर टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही जुलाई के अंत में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो IIJS, उसके अंदर भी जो टर्की की स्टॉल्स होती है हम उसका भी विरोध करेंगे। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक मैसेज है कि टर्की की सारी ज्वेलरी जो बहिष्कार की जाएगी। हमने सारी टर्की की ज्वेलरी पैक करके रख दी गई है और हम हिंदुस्तानी ज्वेलरी अपनाएंगे और टर्की का बहिष्कार करेंगे जब तक वो माफी नहीं। और चित्तौड़गढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। RUD-IP इंजीनियर की हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। मृतक की पत्नी के साथ बैंक कैशियर ने मिलकर यह हत्या की। हत्या कर लाश कुएं में डालने का आरोपी वीर सिंह मीणा आखिरकार गिरफ्तार हुआ और इन सब के पीछे था एंगल अवैध संबंध का। जी हां, अवैध संबंध के चलते ही हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर इंजीनियर की हत्या की और छिपाने के लिए लाश को कुएं में डाल दिया। कोटपुतली जिले में खास सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरवरी महीने से चले खास सुरक्षा विभाग के मिलावट पर वार शुद्ध आहार अभियान के तहत करीब 178 सैंपल लिए गए, जिसमें अब तक 60 की जांच रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट्स में 22 सैंपल अमानक मिले हैं। CMHO डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जांच में फेल हुए सैंपल्स में पनीर, मावा, घी, आइसक्रीम और मिठाई के साथ दूध से बने कई उत्पाद हैं। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 108 सैंपल लिए गए। सर्विलांस के तहत 178 सैंपल लिए गए थे। 5 मई तक, जिसमें फूड FSO के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं, इसमें 2 हमारे नोडल अधिकारी शशिकांत जी हैं और नेहाम के सानिध्य में काम करती हैं। तो ये दोनों फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने अपने हिसाब से इन्होंने सर्वे में उस दौरान सैंपल लिए। उसमें कुछ दुकानों के सैंपल उसमें परेशानी आई, थोड़ी उसमें अनियमितताएं पाई गई। तो उन अनियमितताओं के नमूने में 22 नमूने उसमें अवमानक या दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। तो अब उसमें ये है कि उसका नेक्स्ट स्टेप अब इनको बेच कर इनके चालान की प्रक्रिया जो भी होगी वो ADM साहब के सानिध्य में उनके हिसाब से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने दिवेचा पवेलियन लेवल 3 का नाम बदलकर रोहित शर्मा स्टैंड रखने का फैसला लिया था। इस स्टैंड का उद्घाटन रोहित शर्मा ने किया। हाल ही में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। रोहित पहले ही T20 से संन्यास ले चुके हैं और अब वो केवल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को इस दौरान बधाई भी दी है और ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी। क्या लिखा देखें, उन्होंने लिखा, बधाई हो रोहित, वानखेड़े स्टेडियम अपने प्रिय सपूत का सम्मान करते हुए अब न केवल तुम्हारी यादों को बल्कि तुम्हारे नाम को भी सजोएगा। ये हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा का एक स्थायी प्रतीक है, हमारे शहर और हमारे देश का एक सच्चा दिग्गज। तो वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड का उद्घाटन किया गया है जो कि रोहित शर्मा के नाम पर स्टैंड होगा और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद रोहित शर्मा पहुंचे और इस बड़ी उपलब्धि पर नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, रोहित शर्मा को बधाई देते हुए नजर आई हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे गांव पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिस देश के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने आसानी से उन्हें हवा में ही मार गिराया। इस बीच जैसलमेर के रायमाला गांव में बाशिंदे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस बार भी तनोट माता दुश्मन देश का वही हाल करेगी जो 65 में और 71 की जंग में किया गया था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
इस बार भी माता ने भक्तों का विश्वास रखा बरकरार। 1965 और 1971 के बाद 2025 में भी दिखाया चमत्कार। कृतज्ञ भक्तों ने माता के प्रति व्यक्त किया आभार। माता भरती हैं हुंकार, दुश्मनों का करती हैं संहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल चरम पर है। जैसलमेर के इन गांवों का साहस और समर्थन संदेश दे रहा है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से भी लड़ी जाती है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है भारत पाक सीमा से सटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जा रही, जिसका भारतीय एयर डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स ने करारा जवाब दिया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो देश के प्रति जुनून है, जज्बा है, वो लगातार युवा से लेकर बुजुर्ग में देखिए जो तिरंगा हाथ में लेके खड़े हैं बुजुर्ग लोग हैं जो 1965 और 1971 के भी साक्षी बने हैं। ग्रामीण कहते हैं कि हम तैयार हैं, अगर युद्ध होता है तो ट्रैक्टर रोक देंगे, खेत छोड़ देंगे, सेना को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देंगे। यह सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई होगी। मोदी ने बहुत बढ़िया किया है और पानी भी बंद किया है, वो सही किया है। आप फौज में जाओगे? हाँ। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहोगे, क्या हालात थे वर्तमान में, क्या स्थिति अभी ठीक रही? ये मैंने जो को पानी बंद किया है अच्छा ही किया है, करना भी चाहिए। ठीक है, पीएफ जो मांग है जो अपनी पूरी होनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जनता को कोई दिक्कत नहीं आई। वो ऐसी हमारे साथ और भी मौजूद है, तिरंगा हाथ में लेके खड़े हो, क्या कहोगे, क्या हालात है? प्रधानमंत्री भी इतना गर्व है? प्रधानमंत्री के ऊपर हमको बहुत ज्यादा गर्व है और भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। ठीक है, और हमारी भारतीय सेना इतनी तकड़ी है कि जो पूछो मत, पाकिस्तान को तो सीना तोड़ के जवाब देगी। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत तकड़ा प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर प्रधानमंत्री है, 1st नंबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने जैसलमेर को निशाना बनाया, स्वर्ण नगरी पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किया, तनोट माता के प्रति आस्था और विश्वास की प्रार्थनाओं ने लोगों के हाथ जोड़ दिए। 1965 के युद्ध में तनोट माता के मंदिर को दुश्मन के बम छू भी नहीं पाए थे। पाकिस्तान के गिराए जिंदा बम आज भी मंदिर में रखे हुए। पाकिस्तान की मिसाइलों के अटैक होते ही लोगों ने कहा कि हमारी रक्षक मां तनोट है, जो दुश्मन के हर वार का उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। तनोट माता मंदिर तो पहले भी 1965 में जो गोले डाले थे वो भी नहीं फूटे थे, पहले भी 9 गोले आज भी पड़े हैं, साथ पड़े हैं। और हमारे को ये आज भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गोला डाला तो वहाँ तनोट माता हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे। पाकिस्तान भले ही गोला डाल दे पर तू तनोट माता की कृपया गोला फूटेगा भी नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास। रात को बमबारी होती, तनोट माता का कितने बार नाम लिया आपने? ये तो तनोट माता को नाम तो हम लेते हैं, उठते बैठते तनोट माता के नाम लेते हैं। वो तो हमारे हृदय में रहती है 24 घंटा, हमारी देवी है, कुल देवी है, पूरा विश्वास है। हम जब बैठते हैं नहीं तो देवी का नाम लेते हैं, उठते तो लेते हैं। ग्रामीण कहते हैं 17 नवंबर 1965 की सुबह से ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की तनोट पोस्ट पर गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की सेना ने मंदिर के आसपास करीब 3000 बम फेंके, लेकिन माता का ऐसा चमत्कार कि कोई बम सही निशाने पर नहीं गिरा। जो मंदिर में आकर गिरा तो वह भी फटा नहीं। सुबह शाम की आरती तो आपको पता ही है कि फेमस आरती है ही है, जिसको पावर पैक आरती बोलते हैं। तो हजारों बम वहां पर गिरे थे। 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं और कुछ फटे भी। भय के बिना प्रीत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री एवं फौज ने बहुत अच्छा किया और आगे भी करना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं तो ये घुसपैठ करता रहता है, इनकी आदत है। इनको ईंट को पत्थर से मिलना चाहिए जवाब। इसमें देवी माता के तो कई चमत्कार है, हजारों चमत्कार है। पहले भी देखे 1965 वाली 71 वाली लड़ाई में भी जो बम गिरे थे वो पत्थर की तरह ही पड़े, अभी भी मंदिर में मौजूद पड़े हैं माता के कारण से।